हैं बच्चे, आप सभी लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? तो आज की क्लास में मेरे दोस्तों हम वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट आपको समझाएंगे। थोड़ा टाइम देके पढ़ाऊंगा क्योंकि ये कंसेप्ट हम त्रिकोणमिति में भी इस्तेमाल करते हैं, अलजेब्रा में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और बहुत देखिए, वैल्यू पुटिंग अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे अलजेब्रा के बड़े बड़े सवालों को सेकंड्स में किया जा सकता है। बचपन में हमको नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि बचपन में अगर ये सब चीजें पढ़ाने लगेंगे तो हमारी आदत खराब हो जाएगी, लेकिन कंपटीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है सवालों को जल्दी सॉल्व करने के लिए। वैल्यू पुटिंग ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल केवल सवालों को जल्दी सॉल्व करने के लिए होता है। वैल्यू पुटिंग कहां लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, इसका मतलब क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। सुने मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कि एग्जाम्पल से, जैसे हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि यदि x प्लस वाई बराबर 7 है, यदि x प्लस वाई बराबर 7 है 7, यदि x प्लस वाई बराबर 7 है, तो मेरा सवाल है आपसे, बताओ 4 इंटू एक्स प्लस वाई क्या होगा? 4 इंटू एक्स प्लस वाई क्या होगा मेरे दोस्तों? ये सवाल है आपके सामने, बताएं, सॉल्व करें। सवाल यह है कि यदि x प्लस वाई बराबर 7 है तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई क्या होगा? अब मेरे दोस्तों, हर कोई बच्चे सवाल का आंसर बता देगा। 28, एक्स प्लस वाई 7 है तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई कितना आएगा? 4 सत्ते 28। एक्स प्लस वाई 7 है तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई कितना आएगा? बहुत बेसिक सी बात पूछी मैंने आपसे, 4 सत्ते 28। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो आपने बता दिया, मामूली सी बात है। लेकिन सुनो, क्या मैंने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्या मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स का मान निकाला? नहीं। क्या मैंने सवाल को सॉल्व करने के लिए वाई का मान निकाला? नहीं। क्या मुझे एक्स और वाई का मान निकालने की जरूरत पड़ी? नहीं। इस सवाल में एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, वो सवाल के आंसर पे निर्भर ही नहीं कर रहा। इस सवाल का आंसर केवल इस बात पे निर्भर कर रहा है कि x प्लस वाई का मान क्या है। क्या मैंने इस सवाल में x का मान निकाला? नहीं। क्या मैंने y का मान निकाला? नहीं। क्या x और y की वैल्यू की कोई जरूरत है? नहीं। यानी कि आपका जो आंसर है ना x के मान पर डिपेंड कर रहा है ना y के मान पर डिपेंड कर रहा है। आपका आंसर केवल इस बात पर डिपेंड कर रहा है, आपका सॉल्यूशन इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। इसका मतलब मेरे दोस्तों, अगर मैं अपनी मर्जी से एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी ले लूं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी मर्जी से एक्स वाई का मान कुछ भी ले सकता हूं, बस सवाल की दी गई शर्त ठीक होनी चाहिए। अगर मैं एक्स का मान 1 लूंगा, वाई का मान 6 लूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 4 गुणा 1 प्लस 6 मेरे दोस्तों 28 ही आएगा, 28 ही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं एक्स को 2 लूंगा, वाई को 5 लूंगा, 2 प्लस 5 7 होता है, तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई कितना आएगा मेरे दोस्तों? 4 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 प्लस 5 7, इस 7 चौक 28 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम कोई समस्या, दुख तकलीफ, परेशानी नहीं है। अगर मैं एक्स को 0 लूंगा, मैं वाई को 7 लूंगा, तो भी मेरे दोस्तों 4 इंटू एक्स प्लस वाई 28 ही आएगा। बहुत बेसिक से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे एक्स और वाई का मान कुछ भी रहे, मेरा आंसर 28 से हटने वाला नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर ना एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ना वाई की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इस सवाल का आंसर केवल इस बात पर निर्भर कर रहा है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है। तो मैं अपनी मर्जी से एक्स प्लस वाई की ऐसी, एक्स और वाई की ऐसी कोई भी वैल्यू ले सकता हूं जिनका जोड़ 7 हो। बात क्लियर हुई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात क्लियर हुई। क्योंकि मेरे दोस्तों इस यहां पे जो x प्लस वाई बराबर 7 है, यहां इक्वेशन तो एक है, समीकरण कितनी है? एक। इसको हम समीकरण बोलते हैं, एक्स और वाई में रिलेशन है। लेकिन यहां वेरिएबल कितने हैं? 2। यहां 2 वेरिएबल हैं, वेरिएबल है 2, एक्स और वाई। अब एक इक्वेशन से तो एक ही वेरिएबल सॉल्व होता है ना भाई। अगर मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी तो 2 ही इक्वेशन चाहिए होंगी। 2 वेरिएबल का मान निकालने के लिए 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। मेरे पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन से तो एक ही वेरिएबल निकलता है। जैसे भाई ये क्या है?
5x माइनस 30 बराबर 0। ये क्या एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल x का मान सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल सॉल्व होता है। अगर मेरे पास समीकरण एक है, वेरिएबल दो हैं, तो मैं x और y का मान नहीं निकाल सकता ना, मुझे निकालने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई। मैं अपनी मर्जी से x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू रख सकता हूं जो यहां पर सेटिस्फाई करती हो, समीकरण को संतुष्ट करते हो, मेरा आंसर सेम रहेगा। तो इस छोटे से कंसेप्ट का इस्तेमाल हम बड़े बड़े सवालों को करने में करेंगे। तो वैल्यू पुटिंग से बड़े बड़े सवालों को छोटा किया जा सकता है मेरे प्यारे भाई। और वैल्यू पुटिंग कहां लगेगा, अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम है, अगर किसी सवाल में, अगर किसी सवाल में इक्वेशंस कम है, समीकरण कम है, इक्वेशंस कम है, कम है और वेरिएबल ज्यादा हैं, वेरिएबल्स ज्यादा हैं भाई। इक्वेशन एक दो है, वेरिएबल बहुत सारे, 3-4 वेरिएबल हैं, वेरिएबल ज्यादा हैं। अगर किसी भी सवाल में समीकरण आपको कम दी हुई हैं और समीकरण में जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं वो ज्यादा हैं, वहां वैल्यू पुटिंग लगा सकते, मतलब आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग लगा सकते हो, ठीक है ना, वहां वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं, ठीक है ना। किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। देखो मैं कितना भी थ्योरी पढ़ाता रहूं, कुछ भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा जब तक मैं आपको सवाल नहीं कराऊंगा। जैसे ही मैं आपको 10-15 सवाल कराऊंगा, आपका दिमाग अपने आप सोचना शुरू कर देगा। वैल्यू पुटिंग का मतलब है कि सवालों में वेरिएबल की वैल्यू को अपनी मर्जी से कुछ ले लेना, छोटा करने के लिए। वैल्यू पुटिंग करते समय, वेरिएबल का मान रखते समय कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है मेरे दोस्तों। सवाल की दी गई कंडीशन कभी गलत नहीं होनी चाहिए। सवाल की दी गई कंडीशन, सवाल की दी गई कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। सवाल में जो शर्त दी हुई है मेरे दोस्तों, वो हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। सवाल की दी गई शर्त हमेशा ही संतुष्ट होनी चाहिए। आप बोलोगे सर इस बात का क्या मतलब है, चुपचाप सुनते रहिएगा। जैसे सवाल में आपको दिया है, सवाल में आपको दिया x प्लस वाई बराबर 7। अब एक बच्चा कहने लगे सर यहां इक्वेशन एक है, सर वेरिएबल दो है, मैं अपनी मर्जी से वैल्यू रख लेता हूं, सर मैं x का मान 11 रखूंगा, सर मैं y का मान 4 रखूंगा। ऐसे नहीं होता भाई। x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 11-4-15। x प्लस वाई क्या आएगा, 11-4-15, जबकि x प्लस वाई का मान 7 होना चाहिए। तो आप ये वैल्यू नहीं ले सकते। आप वैल्यू वही ले सकते हो जो सवाल की कंडीशन को सेटिस्फाई करो। आप ये नहीं ले सकते। हाँ ये जरूर ले सकते हो कि आप x का मान 11 लो, y का मान -4 लो। 11 में -4 जोड़ूंगा तो 7 आएगा। तो यानी कि आपको वैल्यू पुटिंग करते समय वेरिएबल की ऐसी वैल्यू लेनी है कि सवाल की कंडीशन सेटिस्फाई रहे। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, सवाल में क्वेश्चन सॉल्व करते समय कभी भी, सवाल में कभी भी 0/0, 1/0 या अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। सवाल में कभी भी 0/0, 1/0 या अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम, ठीक है बेटे। जैसे सवाल में आपको कंडीशन ये दे रखी है, सवाल में आपको ये कंडीशन दे रखी है, यदि AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0, तो 1/A प्लस 1/B
प्लस 1/c का स्क्वायर बराबर क्या। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा कहेगा सर c का मान 0 रख लो, सर c का मान 0 रख लो। आप यहां पे c का मान 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, कि अगर आप c का मान 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, गणित में अनडिफाइन होता है, किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता। तो यहां पे हम c का मान 0 या कोई भी वेरिएबल को 0 पुट नहीं कर सकते। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, यानी कि वैल्यू पुटिंग करते समय सवाल में इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी 0/0 या 1/0 फॉर्म ना बने। ठीक है जी, आगे चलेंगे। पॉइंट नंबर 3, देखो हमारा मकसद क्या, हमारा मकसद है सवाल को छोटा करना, सवाल को जल्दी सॉल्व करना। सवाल जल्दी कब सॉल्व होगा, जब उसमें कम से कम वेरिएबल हो। अगर सवाल छोटे से छोटा होगा, उसमें कम से कम वेरिएबल होंगे XYZ, तो सवाल जल्दी सॉल्व होगा। कम से कम वेरिएबल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को 0 पुट करना पड़ेगा। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले वेरिएबल को 0 बनाया जाए, क्योंकि 0 पुट करने से सवाल छोटा हो जाता है। सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 बनाओ। सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 बनाओ मेरे दोस्तों। 0 क्यों बनाएंगे, 0 बनाने से मेरे प्यारे भाई सवाल आसान हो जाता है, वेरिएबल कम हो जाएंगे, सवाल छोटा हो जाएगा, जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है ना। अगर सवाल तब भी औकात में नहीं आता तो दूसरे को 0 बनाओ। अगर सवाल अब भी सॉल्व ना हो, सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 करो। सवाल अब भी सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है भाई, तो दूसरे वेरिएबल को 0 करो। सवाल अगर अब भी सवाल सॉल्व ना हो तो दूसरे वेरिएबल को 0 करो। पहले x को 0 कर दिया, सवाल अब भी सॉल्व नहीं हो रहा, अब दूसरे वेरिएबल को 0 करके देखो, तब भी सॉल्व नहीं हो रहा, तीसरे को 0 बना के देखो। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर, और यही प्रोसेस आगे चलता जाना है। सबसे आखिर में पॉइंट नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप किसी वेरिएबल को 0 नहीं पुट कर पा रहे, अगर आप किसी वेरिएबल, जैसे सवाल में कंडीशन दे रखी है कि यदि ABC बराबर 1, ये कंडीशन दे रखी है आपको, सवाल में शर्त दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है। एक बच्चा कहता है सर यहां पे C को 0 पुट कर लो। क्या आप C को 0 पुट कर सकते हो? C को 0 पुट करूंगा तो 0 गुणा A भी 0 हो जाएगा, ये तो 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो आप 0 पुट नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है, यहां आप 0 नहीं रख सकते किसी वेरिएबल को। भाई अगर आप किसी वेरिएबल को 0 नहीं कर सकते, अगर किसी वेरिएबल को, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी वेरिएबल को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि 0 करोगे तो अनडिफाइंड बन रहा है, सवाल की शर्त गलत हो रही है, तो 1 -1 2 -2 ये पुट करने की कोशिश करो। भाई 0 नहीं कर सकते तो 1 पुट करो, 1 नहीं कर सकते मेरे दोस्तों तो मेरे प्यारे भाई 2 पुट करके देख लो, 2 पे भी बात ना बने 3 पुट करके देख लो, -2 पुट करके देख लो, जो भी सुविधा के अनुसार लगे, जो भी आपको सुविधा के अनुसार लगे वो पुट करके देखेगा। तो ये वैल्यू पुटिंग के कुछ नियम कायदे कानून है, मैं कितना भी सिखाता रहूं कोई फायदा नहीं है जब तक आप क्वेश्चंस ना करें। ठीक है जी, संविधान में सारे नियम कानून लिखे हुए हैं कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, सभी को कानून पता भी है कि आदमी का चरित्र अच्छा हुआ, आदमी का कैरेक्टर कब अच्छा होगा, जब उन संविधानों को फॉलो करेगा, ठीक है, उनको रोज जीवन में इस्तेमाल करेगा। जी मेरे दोस्तों, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, वैल्यू पुटिंग कहां लगेगा, अगर किसी सवाल में इक्वेशंस कम हैं, वेरिएबल ज्यादा हैं, वहां वैल्यू पुटिंग आप इस्तेमाल कर सकते हो। सवाल की जो दी गई शर्त है वो हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो सवाल में कंडीशन दी गई है वो हमेशा संतुष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने वैल्यू पुटिंग ऐसी कर दी कि सवाल की कंडीशन कहे कुछ और रही और आप कुछ और ही कर रहे हैं। वैल्यू पुटिंग करते समय कभी भी 0/0 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 बनाओ, और
मेरी तो सलाह यह है कि सबसे पहले उस वेरिएबल को जीरो बनाओ जो सबसे ज्यादा आता हो। जो वेरिएबल सवाल में सबसे ज्यादा आ रहा है आप उसी को जीरो बना दोगे तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, सवाल अपने आप छोटा हो जाएगा। तो मेरी सलाह यह है कि सबसे पहले उस वेरिएबल को जीरो बनाओ जो सवाल में सबसे ज्यादा आता हो। अगर सवाल अब भी औकात में ना आ रहा हो तो दूसरे वेरिएबल को जीरो बनाओ, अब भी औकात में ना आ रहा हो तीसरे वेरिएबल को जीरो बनाओ। अगर आप ऐसा फंस जाते हो क्वेश्चन में कि वेरिएबल को जीरो कर ही नहीं सकते, तो जीरो नहीं कर सकते तो 1 -1 2 -2 ये पुट करें। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेगा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे बच्चे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हिंदी में कहते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल हिंदी में क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? बहुपद। पॉलिनोमियल बहुपद पढ़ा है आपने, क्या होगा? हाँ 0/1 तो हो सकता है, 0/1 0 होता है। पॉलिनोमियल बहुपद क्या होता है? पॉलिनोमियल बहुपद जानते क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन algebraic expression with variables and integers only, with variables and integers only। यानी कि एक ऐसा बीज गणितीय व्यंजक, पॉलिनोमियल बहुपद का मतलब एक ऐसा बीज गणितीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हों और जो केवल वेरिएबल और पूर्णांकों के इस्तेमाल से बनता है। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे वेरिएबल हों, ठीक है ना, सॉरी, बहुत सारे पद हो सकते हैं, एक भी पद हो सकता है, दो भी टर्म हो सकते हैं, तीन भी टर्म हो सकते हैं, लेकिन उसमें वेरिएबल और इंटीजर्स का इस्तेमाल होगा, रूट या दशमलव का इस्तेमाल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, ये मैंने आपको परिभाषा समझा दी, लेकिन आपको समझ में तभी आएगा इसका मतलब जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें केवल वेरिएबल और पूर्णांक का इस्तेमाल होता हो, रूट दशमलव में इन सब का इस्तेमाल ना होता। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों 5x³ एक पोलिनोमियल है जिसमें केवल एक टर्म है, जिसमें केवल एक ही पद है। देखो 5 एक इंटीजर है, x एक वेरिएबल है, वेरिएबल की कितनी बार पावर की गई है? 3 बार, पोलिनोमियल है। दूसरा मैं लिख देता हूं 7x² -5। देखो ये एक पोलिनोमियल है, ये एक बहुपद है, ठीक है ना। दो पोलिनोमियल है जिसमें दो टर्म है, दो पद इस्तेमाल हो रहे हैं, पहला है, दूसरा इंटीजर है और वेरिएबल एक्स का इस्तेमाल हो रहा है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये देखेंगे 3x³ प्लस 4x²y, ठीक है भाई, माइनस का 5y z की पावर 4। एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है। देखो जिसमें कितने टर्म है? इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है। हर टर्म को गौर से देखो तो इसमें इंटीजर और वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है, या तो इसमें पूर्णांक है और वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है। 4 पूर्णांक है एक्स वाई मेरे दोस्तों, वाई जेड वेरिएबल है, तो ये सब इंटीजर्स होते हैं, ये सब इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि आपके सामने ये लिख दिया 7x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 8x³ माइनस 17x² प्लस 5x-2। ये क्या है मेरे दोस्त? एक पोलिनोमियल है, इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म है, 6 टर्म है। इसमें या तो इंटीजर है या फिर वेरिएबल एक्स है मेरे प्यारे भाई। तो ये सब मेरे दोस्तों पॉलिनोमियल बहुपद हैं। लेकिन अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है अभी 0.6x³ प्लस y की पावर √2 z की पावर 1/6, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है।
क्योंकि इसमें मेरे दोस्तों चर का इस्तेमाल हो रहा है एक्स वाई जेड। लेकिन अब पावर क्या, पावर अपरिमेय संख्या, पावर इंटीजर में नहीं है, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो बहुपद का मतलब एक ऐसा बीज गणितीय व्यंजक जिसमें मेरे प्यारे भाई केवल वेरिएबल और इंटीजर का इस्तेमाल हो। देखो यहां पे पावर क्या है, रूट वगैरह में, ये पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। रूट 3 रूट 2 इंटीजर नहीं है ना नेहा। एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है जिनका मान बदलता रहता है, एक्स वाई जेड एबीसी। किसी सवाल में एक्स का मान 0 होता है, किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसलिए मेरे दोस्तों इनको हम वेरिएबल, चर बोलते हैं। चर का मतलब जो चरता रहे, जो बदलता रहे। एक्स वाई जेड ए बी सी ये सब वेरिएबल कहलाते हैं, चर। फिर होता है कांस्टेंट, अचर। अचर वैल्यू मतलब जिनका मान हमेशा निश्चित होता है, जैसे 2, 2 मतलब 2, 2 का मतलब कभी 3 नहीं होगा, 2 मतलब 2 हो गया। 11, 13, 17 ये सब मेरे दोस्तों क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू कहलाती हैं। अरे घोंचुओ, आज तक इतने बूढ़े हो गए, पता नहीं तुम 9वीं क्लास पे कैसे पास कर लिए, तुमको ये तक नहीं पता वेरिएबल क्या होता है। अरे हॉलीवुड फिल्म कैसे समझ में आती है तुमको। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब होता है चर। चर जिनका मान बदलता रहता है, हर सवाल में उनकी वैल्यू अलग होती है ना। ये जो ए बी सी एक्स वाई जेड हैं, ये सब मेरे दोस्तों वेरिएबल्स होते हैं। किसी सवाल में ए का मान 0 है, किसी में 1 है, किसी में ए का मान 2 है, किसी में ए का मान 3 है, किसी में ए का मान 5 है, बदलता रहता है मान, इसलिए हम इनको वेरिएबल्स कहते हैं। फिर होता अचर, अचर या कांस्टेंट। ठीक है, अचर कांस्टेंट जिनका मान फिक्स होता है, 5, 6, 7, -4, जो लिख दिया वो लिख दिया, कभी बदलेगा नहीं मान उनका। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपके सामने ये बहुपद है जिनमें केवल पूर्णांकों का और वेरिएबल का इस्तेमाल होगा, कोई रूट, दशमलव या फ्रैक्शन नहीं आता, कोई रूट, दशमलव, दशमलव नहीं आता। दीपिका कह रहे हैं सर 10th में मेरी 93% थी। दीपिका 10th में 93% थी, लगभग फेल के बराबर। आजकल 99% वालों को फेल माना जाता है, समझ में आया कि नहीं। 98-99% की वैल्यू मार्केट में 0 है, 0 के बराबर। ठीक है दोस्त, मुझे लगता है सभी को पोलिनोमियल बहुपद समझ में आया है। जिसको अब भी ना समझ में वो छोड़ दो मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे कुछ नहीं हो सकता आपका। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे डिग्री। डिग्री, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, बहुपद की डिग्री। पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, डिग्री का मतलब समझते हैं, डिग्री का मतलब समझते हैं। पोलिनोमियल में बहुत सारे पद होते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, कई सारे पद हो सकते हैं। तो हम हर एक पद को, हर एक टर्म को ध्यान से देखेंगे। तो किसी भी टर्म में जो मैक्सिमम पावर होगी, किसी भी टर्म में जो अधिकतम घात होगी, जो मैक्सिमम पावर होगी, वही उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। किसी भी टर्म की जो मैक्सिमम पावर होगी, जो अधिकतम घात होगी मेरे प्यारे भाई, जो मैक्सिमम पावर होगी, वो उसकी डिग्री कहलाती है। किसी भी भाई पोलिनोमियल में बहुत सारे टर्म होते हैं, हर एक टर्म को गौर से देखो। तो जो मैक्सिमम पावर होगी, जो अधिकतम घात होगी मेरे प्यारे भाई, वो पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा हुआ आपके सामने, गौर से देखो। 5x³ ये एक पोलिनोमियल है जिसमें एक ही पद है, एक ही टर्म है,
इसमें x एक वेरिएबल है, 5 क्या है मेरे दोस्तों, इंटीजर है, पावर भी इंटीजर है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आगे चलते हैं, बताओ इसकी डिग्री क्या है। जब आप गौर से देखोगे, गौर से, 7x² माइनस 5, यहां तो कोई वेरिएबल है नहीं, इस वाले टर्म में वेरिएबल है x, यहां x की कितनी पावर है, 2, तो x की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, इसकी डिग्री 2 आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि गुणा में पावर जुड़ जाती है, डिवाइड में पावर घट जाती है। ये देखो, ये पॉलिनोमियल एक बहुपद है, यहां x की पावर कितनी है, 3, यहां टोटल कितने वेरिएबल है, 3। ये नहीं, मैं पावर नहीं जोड़ रहा, मैं ये चेक कर रहा हूं कि हर पद में कितने वेरिएबल हैं। x की पावर 2 y, x² y का मतलब है x गुणा y, तो कितने वेरिएबल हो गए, 1 2 3, 3 वेरिएबल हो गए। इस वाले टर्म में कितने वेरिएबल हैं, 5, ये 4 और एक 5, 5, तो यानी कि मेरे दोस्तों यहां 3 है, यहां 3 वेरिएबल है, यहां 5 वेरिएबल है, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, 5। डिग्री कितना आएगी, 5। हर एक पद को आपको ध्यान से देखना है, जहां पद की मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाती है। समझ में आया मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ इसकी डिग्री कितनी है, बताइए स्टूडेंट, इसकी डिग्री कितनी है। हर एक पद को गौर से देखो, x की हाईएस्ट पावर यहां पर कितनी है मेरे दोस्तों, यहां x की अधिकतम पावर जो है, x की जो अधिकतम पावर है वो कितनी है मेरे दोस्तों, 5 है, तो इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। पावर माइनस पे नहीं होगा रविंदर जी, ठीक है। मैक्सिमम पावर ऑफ एनी टर्म इज कॉल्ड डिग्री, मैक्सिमम पावर ऑफ एनी टर्म इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, कंफ्यूज ना हो। हम ये देखते हैं कि हर पद में कितने वेरिएबल हैं। यहां x की पावर 3 है, 3 वेरिएबल है, यहां 3 वेरिएबल है, यहां 4 और एक 5, 5 वेरिएबल है, तो मैक्सिमम कितने हैं, 5 वेरिएबल है, तो इसकी डिग्री 5 होगी। ठीक है जी, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइड में पावर घट जाती है, ठीक है जी, आप बोलोगे जी ना। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ये होमोजीनियस की स्पेलिंग क्या होती है, जी पहले मैं गूगल से होमोजीनियस की स्पेलिंग टीप लूं। HOMO, होमोजीनियस पोलिनोमियल, ठीक है, होमोजीनियस पोलिनोमियल, इसको हम बोलते हैं एक समान बहुपद, एक समान बहुपद। बहुत बढ़िया बात आपको बताएंगे, गौर से सुनिएगा। होमोजीनियस पोलिनोमियल, एक समान बहुपद, क्या मतलब है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके हर पद की डिग्री सेम होती है। होमोजीनियस पोलिनोमियल मतलब एक ऐसा बहुपद जिसके हर टर्म की डिग्री सेम होती है, जिसके हर टर्म की डिग्री सेम होती है, लेकिन इतना काफी नहीं है, और हर टर्म एक जैसा हो, जैसा पहला टर्म दिखने में वैसा ही दूसरा है, वैसा ही तीसरा है। हर टर्म दिखने में बिल्कुल एक जैसा हो, एक समान, एक जैसा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ये मैंने आपके सामने लिखा। ये एक पोलिनोमियल, एक बहुपद है, इसके हर पद की डिग्री कितनी है, 2। एक और एक 2 वेरिएबल है, यहां भी 2 वेरिएबल है, यहां भी 2 वेरिएबल है, इसका हर टर्म एक जैसा है। देखो ना गौर से, ABC साइकिल है, ABC, आप बोलोगे हाँ जी सर, ABC, ए के बाद बी आएगा, फिर बी के बाद सी आएगा, फिर सी के बाद ए आएगा, पहले ए के बाद बी, फिर बी के बाद सी, बी के बाद अगला सी आएगा, सी के बाद ए आएगा।
इसे हम बोलेंगे होमोजीनियस पोलिनोमियल। जैसा पहला टर्म है वैसा ही दूसरा टर्म है, दिखने में वैसा ही तीसरा टर्म है, हर पद की डिग्री सेम है। जैसे लिखा हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सर, ऑस्कर गोज टू यू चोरी का। देखो हर टर्म की डिग्री सेम है, 3 3 3। पहले ए के बाद बी आ गया, बी के बाद सी आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, तकलीफ? सत्यम करें ये सब बहुत साल पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। बेटे सत्यम हम लोग हटा दो, केवल तुम। ई बालक सब पढ़ा लिखा नहीं है, ई बालक सब 12वीं पास है, पढ़ा नहीं है। 12वीं पास होना और 12वीं पढ़ना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सब बालक पोलिनोमियल शब्द ही पहली बार सुनना है। कई तो ऐसे भी है कि अलजबरा नाम का चैप्टर होता है पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, ये सब कचरा वाला के भाई, मुझे इन कचराओं पे ध्यान देने दो, इन्हीं की वजह से मेरा घर चलता है। मैं चाहता हूं कि लड़के कुछ कर लें ये भी। ठीक है, मैं बालकों को बिल्कुल गधा मान के पढ़ाता हूं, बिल्कुल गधा मान के। ठीक है, जैसे एक और लिखता हूं मैं आपके सामने, ऐसे लिखा हो x इंटू वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स का क्यूब प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब, जेड इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ रही है। ये कैसा है? एक होमोजीनियस पॉलिनोमियल है, ये एक समान बहुपद है, एक होमोजीनियस पॉलिनोमियल है। आप देखो इसमें 3 टर्म हैं, 3 टर्म है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों एक जैसे हैं। तीनों की डिग्री अगर देखो, मैं आपसे पूछूं तीनों की डिग्री क्या है? देखो x की पावर 1 गुणा y माइनस जेड, एक ही वेरिएबल हो गया, वेरिएबल में से वेरिएबल घटा, एक ही वेरिएबल हो गया 3 बार, तो एक वेरिएबल ये हो गया, 3 ये हो गया, 4। हर टर्म की डिग्री यहां पे 4 4 4 है। देखो बिल्कुल पैटर्न, पहले x आया, फिर y, फिर z, फिर y माइनस जेड, ये z माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। ये एक होमोजीनियस पोलिनोमियल है, एक समान बहुपद। ठीक है जी, कोई दुख तकलीफ परेशानी? होमोजीनियस मतलब एक ऐसा बहुपद जिसकी प्रत्येक पद की डिग्री सेम हो और हर पद दिखने में एक समान लगे, एक जैसा लगे। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। कोई दुख तकलीफ नहीं। होमोजीनियस पोलिनोमियल की एक बहुत खास बात है बेटे, होमोजीनियस पोलिनोमियल की एक बहुत खास बात है कि उसमें डिग्री सेम रहती है आंसर की। अब जैसे मेरे दोस्तों देखो, एक बात देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक मेरे प्यार भी होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस पोलिनोमियल है, एक समान बहुपद। ए माइनस बी भी क्या है मेरे दोस्तों? एक समान बहुपद है। अच्छा, मैं अगर इन दोनों को भाग दूं तो इसकी डिग्री क्या आएगी? इन दोनों को भाग दूं, इसकी डिग्री क्या आएगी? देखो गुणा में होता है तो हम वेरिएबल की पावर को जोड़ते हैं, डिवाइड में होता है तो वेरिएबल की पावर को घटाते हैं। जब मैं ऊपर देखूंगा, ऊपर मेरे दोस्तों कितनी है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर जो है वो डिग्री 3 है, नीचे कितने? नीचे डिग्री 1 है, एक एक पावर है। तो भैया जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। यानी कि इस वाले पोलिनोमियल की जो डिग्री है मेरे दोस्तों, इसकी जो डिग्री है वो 2 है, 2 है। कितनी डिग्री है? 2। अब आप जानते, मैंने आपको पढ़ाया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर ए माइनस बी से भाग देंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो मेरे प्यारे भाई, हमने एक होमोजीनियस फंक्शन को एक होमोजीनियस फंक्शन से भाग दिया, भाग देने पर भी आंसर होमोजीनियस फंक्शन ही आएगा। अगर लेफ्ट साइड की डिग्री 2 है, लेफ्ट साइड की डिग्री 2 है तो राइट साइड की डिग्री भी 2 होगी। देखो यहां भी पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है, और ये 1 + 1 यहां भी पावर 2 है, ये भी डिग्री 2 होगी। तो होमोजीनियस फंक्शन के सवालों में मेरे प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये छोटा सा एग्जांपल लेके हमने ऑब्जर्व करी
कि डिग्री सेम रहती है, जो लेफ्ट साइड की डिग्री होगी वही राइट साइड की डिग्री होगी मेरे प्यारे भाई। अगर यहां डिग्री मेरे दोस्त 2 है तो जो सॉल्व करके आएगा उसकी डिग्री भी 2 ही बनेगी। ठीक है, इस छोटे से कंसेप्ट का इस्तेमाल करके मैं बड़े बड़े सवालों को कर सकता हूं बिना सॉल्व करे, बड़े बड़े सवालों को। जैसे कि अब मैं यहां से क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने 4 सवाल करवाऊंगा मेरे दोस्तों डिग्री से। जैसे पहला सवाल, इस सवाल को करके बताओ, इस सवाल को करके बताओ मेरे दोस्तों, करो। बनाएं। अब जैसे ही मैंने ये सवाल देखा, इस सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके। एक है मजदूरों वाला तरीका कि भाई यहां से कॉमन लो, है ना, कॉमन लेकर बढ़िया से फॉर्मूला बनाओ, ऊपर नीचे से काटो पीटो और बुड्ढे हो जाओ। ठीक। दूसरा, जब मैंने देखा तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, मैं ऊपर देखता हूं 3 पद है, जैसा पहला पद है वैसा ही दूसरा है, वैसा ही तीसरा है, कोई भेदभाव इसमें नहीं है। एक सॉरी, सब क्या हो रहा है, कोई भेदभाव इसमें नहीं है। ऊपर डिग्री कितनी है, देखो हर टर्म को गौर से देखो, ये 2 और 3, ऊपर डिग्री है 5, ऊपर 5 डिग्री है। जब नीचे गौर से देखा बिल्कुल एक जैसा है, हर टर्म ए स्क्वायर बी माइनस सी, बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी। नीचे डिग्री कितने, 3, ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, 2 1 3 हो गया। डिवाइड में पावर घट जाती हैं, तो डिवाइड में पावर घट जाते तो डिग्री आई 2, यानी कि सवाल की डिग्री 2 आई है। तो आंसर भी तो ऐसा ऑप्शन बनना चाहिए जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री 2 इस ऑप्शन की नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं, अकेला ऑप्शन है जिसकी डिग्री 2 है, यही आंसर हो जाएगा, बात खत्म, मुझे करने की जरूरत नहीं आगे। ठीक है, ऐसे उड़ाना है सवालों को, ये बताएं। सवाल नंबर 2, दो राम दो, ये सवाल सॉल्व करना है मेरे प्यारे भी। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, देखो हर टर्म बिल्कुल एक जैसा है, जैसा पहला टर्म है वैसा ही दूसरा है, वैसा ही तीसरा है, बिल्कुल। यहां पे मेरे दोस्तों डिग्री कितनी है, ऊपर ऊपर की जो डिग्री है वो 3 है, नीचे डिग्री कितनी है, 1 और 1 नीचे 2 डिग्री है, तो 3 माइनस 2 1, तो आंसर ऐसा होना चाहिए इसकी डिग्री 1 हो। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 3 है, तो आंसर ऐसा ऑप्शन है ए। ए ऑप्शन ऐसा है जिसकी डिग्री 1 है, हर टर्म की आंसर हो जाएगा, मैं आगे नहीं करूंगा। नेक्स्ट, अगला सवाल ये बनाएंगे मेरे दोस्तों, सवाल नंबर है 3, बनाओ। ये सवाल एग्जामिनर ने बनाया ही जानबूझ के डिग्री से सॉल्व करने के लिए है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड क्यूब प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स क्यूब माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आपके सामने। जब मैं इस सवाल को गौर से देखूंगा, इसमें 4 टर्म है, हर टर्म की डिग्री 3 है, 1 2 3। आंसर की भी डिग्री 3 होनी चाहिए। देखो दोस्तों, ये तो आंसर नहीं हो सकता, एक है। अब मेरे प्यारे भाई,
यहां भी डिग्री 3 है, यहां भी डिग्री 3 में, तो फंस गया। अभी डिग्री 3 होनी चाहिए, इसकी डिग्री 0 है, ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन में फंस गया मैं, बी ऑप्शन में सी ऑप्शन। अब कैसे करूंगा, बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? बार एक्स वाई जेड बता रहे हैं भैया, ऐसे क्यों करते हो तुम भाई? 3 डिग्री है तो आंसर की भी डिग्री 3 होनी चाहिए मेरे दोस्तों। इसकी नहीं है 3 डिग्री, इसकी नहीं, इन दोनों ऑप्शन की 3 डिग्री है। कैसे करूंगा बेटा? मैं बेस सेम नहीं देख रहा तरुण, मैं देख रहा कि टोटल कितने वेरिएबल एक टर्म में इस्तेमाल होने, मैं टोटल वेरिएबल काउंट कर रहा हूं। आपके सामने ऐसा लिखा है ना एक्स वाई जेड, ये टर्म है, बताओ इसमें टोटल कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3, 3 वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, ये देख रहा हूं मेरे प्यारे भाई। अब मेरे प्यारे भाई, अब ये दो ऑप्शन तो कट गए, बचे दो ऑप्शन। तो भैया आप, ये एक फॉर्मूला ही तो है, ये एक तरीके का फॉर्मूला है। चलो एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। देखो, अलजेब्रा में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लाखों करोड़ों फॉर्मूले अलजेब्रा में हैं। हर फॉर्मूले को ना तो याद किया जा सकता है, ना याद करने की जरूरत है। अक्सर एग्जाम में सवाल आता है जिसमें केवल आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है, केवल फॉर्मूला। ऐसे सवालों में फॉर्मूला को सॉल्व नहीं करना होता, फॉर्मूले को वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई क्या करना होता है? वेरीफाई। हर कोई बालक इस बात को जानता है कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है? ये एक फॉर्मूला है जो मुझे अच्छी तरीके से याद है, ये एक फॉर्मूला है। भाई अब आपके सामने सवाल ये आ गया, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या है, और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी तीसरा ऑप्शन मेरे दोस्तों b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab। चौथा ऑप्शन है मेरे दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन इस सवाल के दे दिए जाएं। मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि एक फॉर्मूला है, मेरे पास दो रास्ते, या तो मैं इस फॉर्मूले को प्रूफ करूंगा तब मेरा आंसर आएगा। चुपचाप मुर्दे की तरह सुनते रहो, जैसे 15-20 सवाल होंगे अपने आप हो जाएगा। चुपचाप सुनते रहो मुंह बंद करके, चुपचाप। या तो आप इस फॉर्मूले को सिद्ध करो, पूरा प्रूफ करो, तब आएगा। या फिर मैं जानता हूं कि जब ये फॉर्मूला है तो मैं अपनी मर्जी से ए बी का मान कुछ भी रख सकता हूं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। मैं क्यों फॉर्मूला प्रूफ करूं, मैं क्यों चक्कर में पड़ूं? भाई मेरा मर्जी है, मैं ए का मान 3 रख लेता हूं, बी का मान 2। आपको पसंद नहीं है 3 2, आप ए को 1 रख लो, बी को 0 रख लो, आप ए को 2 रख लो, बी को 1 रख लो, आप ए को 5 रखो, बी को 6 रखो, आप ए को 7 रखो, बी को 8, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, हैं? या रंगा रखो या बिल्ला रखो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। मैंने भैया, मैं इस फॉर्मूले को सिद्ध नहीं करूंगा, मैं इस फॉर्मूले को वेरीफाई करूंगा। ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है? 4 ऑप्शन है, ये है तो एक टाइप का फॉर्मूले, कुछ भी रखो। मैंने अपनी मर्जी से ए का मान 3 रखा, बी का मान 2 रखा, तो ये हो गया 3 + 2 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो ए की जगह 3, बी की जगह 2 रखने पर 25 बनता हो। पहला ऑप्शन बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 13, आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 3 6 दूनी 12, 13 12 25, ये ऑप्शन 25 बन रहा है, आंसर हो सकता है। तीसरा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, ये मेरे दोस्तों बन गया 19, ये आंसर नहीं हो सकता। ये देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर 36, ये 49, ये भी आंसर नहीं हो सकता। मात्र बी ही एक अकेला ऐसा ऑप्शन है जो 25 बन रहा है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो क्या मैंने फॉर्मूला सिद्ध किया? नहीं, मैंने इस फॉर्मूले को वेरीफाई किया, इसे बोलते हैं वेरिफिकेशन। यही है बेसिक जी निखिल भाई, निखिल आर्यन, यही बेसिक है। चुपचाप मुर्दे की तरह सुनते रहो, चुपचाप मुर्दे की तरह, कुछ नहीं बोलने का। ठीक है मेरे दोस्त? तो पेपर में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जिनमें केवल आपसे सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
फॉर्मूला सिद्ध करने लगे तो बहुत टाइम आपका पी जाएगा। आप फॉर्मूले को वेरीफाई करो, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर लो, कोई भी वैल्यू पुट कर लो मेरे दोस्तों। जो लेफ्ट साइड जो आपका सवाल की वैल्यू है वही करेक्ट ऑप्शन की भी वैल्यू बननी चाहिए, जैसे कि यहां पे हुआ, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये सवाल आपके सामने है, मुझे पता है कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, हर टर्म की डिग्री 3 है, आंसर की भी डिग्री 3 बननी चाहिए ना। ये आंसर है ना, ये आंसर है। बचे दो ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। सॉल्व तो अब भी नहीं हुआ, मैं फंस गया। तो मैं काम करता हूं कि है तो फॉर्मूला ही भाई, इस ये सॉल्व करने पर एक फिक्स वैल्यू आ रही है इन चारों ऑप्शन में से, इसको सॉल्व करने पर इन चारों ऑप्शन में से कोई एक वैल्यू आ रही है, तो है तो फॉर्मूला ही ना कोई, बस मुझे याद नहीं है। तो मैं अपनी मर्जी से एक्स वाई जेड का मान कुछ भी रख सकता हूं। सबसे आसान क्या रहेगा? सबसे आसान रहेगा कि यहां पे एक्स वाई जेड को 1 पुट कर दो, 1। एक्स वाई जेड को 1 रख देते हैं, 1 1 1, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, जेड की जगह 1 रख देते हैं। क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 3, 3 का क्यूब 27, माइनस एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, वाई ये कट जाएगा, 1 का क्यूब 1, माइनस ये जेड से एक्स कट जाएगा, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का क्यूब 1, तो 27 माइनस 3 का आ गया 24 आ गया। यानी कि एक्स वाई जेड को 1 पुट करने पर सवाल की जो वैल्यू है 24 बन रही है। ये ऑप्शन क्या बनेगा? 12 गुणा 1, ये 12 बनेगा, आंसर नहीं हो सकता। यहां एक्स वाई जेड की जगह 1 1 1 रखूंगा, ये वाला ऑप्शन 24 बनेगा, यही आंसर है, बी ऑप्शन 24 एक्स वाई जेड, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे आपको दो चीजों में दिमाग लगाना पड़ा है। चौथा सवाल खुद से करेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 5। चौथा सवाल खुद से करेंगे, ऐसा ही 5 है। बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। सवाल है आपके सामने, यदि x + y = 41 है तो x - 20 की पावर 2021 प्लस y - 21 की पावर 2021 ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने। इस सवाल में आपको एक इक्वेशन दी है, इस सवाल में आपको एक इक्वेशन दी है, और मेरे दोस्तों आपसे ये पूछा है, सवाल में आपको एक इक्वेशन दी है और आपसे स्टूडेंट ये पूछा है, ये तो पूछा है। सवाल में इक्वेशन है एक, सवाल में वेरिएबल हैं 2, तो एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल का तो मान निकलेगा नहीं एक्स और वाई नाम के, तो मैं अपनी मर्जी से एक्स और वाई का मान कुछ भी पुट कर सकता हूं जो आपको पसंद आए। किसी सवाल में इक्वेशन कम हो, वेरिएबल ज्यादा हो, आप अपनी मर्जी से एक्स और वाई का मान कुछ भी रख दीजिए। ये x - 20 है, y - 21 है, मैं एक काम करता हूं, मैं x को 20 रख देता हूं, y को 21 रख देता हूं। देखो ना, 20 + 21 क्या होता है? 41 होता है कि नहीं? x की जगह 20 रखोगे तो 20 - 20 0, 0 की पावर कुछ भी करो 0 आएगा। y की जगह 21 रखोगे, 21 - 21 0, 0 की पावर कुछ भी करोगे 0 आएगा। 0 + 0 0, इसका आंसर है 0। जरूरी कि आप 20 21 ही पुट करें, मैं कह रहा हूं कुछ भी पुट करो, कुछ भी जो पसंद आए। एक बच्चा कहता है सर मैं x को 0 पुट करूंगा, मैं y को 41 पुट करूंगा, 0 रखूंगा, y को 41 पुट करूंगा, कि 0 + 41 41 होता है। x की जगह 0 रखेंगे तो 0 - 20 माइनस का 20, 0 में से 20 घटाएंगे -20, -20 की पावर 2021। y की जगह 41 रखेंगे, 41 में से 21 घटाएंगे 20, 41 41 - 21 20, 20 की पावर 2021। मेरे प्यार भी पावर अगर देखो दोनों सेम ही बात है, यहां माइनस है प्लस है, पावर ऑड है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस क्या बचेगा? 0, 0 ही आंसर आएगा। आप कुछ भी पुट करो, आंसर हिलने वाला नहीं है 0 से, क्योंकि इस सवाल का आंसर x का मान क्या है, y का मान क्या है, इस पर निर्भर ही नहीं कर रहा। सवाल का आंसर केवल इस बात पर निर्भर कर रहा है कि x + y कितना है, तो आप अपनी मर्जी से x + y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। आगे चलेंगे, ये बताओ छठा सवाल बनाएं। सवाल है यदि x = a + 1/a, y = a - 1/a, x = a + 1/a, y = a - 1/a, तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से सॉल्व करें।
अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x² वाई स्क्वायर क्या होगा। देखो स्टूडेंट, सवाल में आपको दो इक्वेशन दी हैं, वेरिएबल है 3। देखो x का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, a पे। y का मान किस पे निर्भर कर रहा है, a पे। आप a का मान बदलोगे x और y का मान भी बदल जाएगा। सवाल में आपसे पूछा है, ठीक है, इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, आप अपनी मर्जी से a का मान कुछ भी रख सकते हैं। भाई इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, एक्स वाई और a, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, कुछ भी रख सकते हैं। अब एक बच्चा कहेगा सर आप a को 0 रख दो। a को 0 नहीं कर सकते, आप a को 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0 गणित में अनडिफाइन होता है, किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं कर सकते। तो मेरी मजबूरी है, मैं यहां पर a को 0 नहीं कर सकता। जब a को 0 नहीं कर सकता तो a को 1 पुट कर लेते। अगर मैं a का मान 1 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा 1 + 1 2, x 2 आ जाएगा। y कितना आएगा, y का मान आ जाएगा बेटे 1 - 1, a का मान 1, 1/1 1, 1 - 1 0, x 2 हो गया, y 0 हो गया। अगर x 2 है y 0 है मेरे प्यारे भाई, तो बताओ ये क्या आ जाएगा, यहां रख दीजिए मेरे दोस्तों। y 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। 2 की पावर 4, x 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 16, 16 का रूट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 4, 4 आ गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से 4 आ गया। मैंने x को 1 रख, a को 1 रखा है, 4 आया है। मैं a को 1 रखूंगा तो ये 16 होगा, ये 8 है, ये भी 8 है। एक ही ऑप्शन है ऐसा जो 4 बन रहा है, डी आंसर है 4। जल्दी हो गया ना। अगर आपको इस सवाल बेसिक से सॉल्व करना है, बेसिक से भी हो जाएगा। एक्स का मान दिया, वाई का मान दिया, यहां रखो, यहां रखो, सॉल्व करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगेगा। वैल्यू पुटिंग करते किस लिए, सवाल को जल्दी आंसर निकालने के लिए, एक जुगाड़ है। दिस इज ए जुगाड़ टू निकालिंग जल्दी आंसर, बस। वरना ऐसे सवाल में कुछ है तो ना, फॉर्मूला लगाओ, तिगड़म फिगड़म बिगड़म करते रहो, हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताएंगे स्टूडेंट्स, करेंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है 7, करो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। भाई बहुत अच्छा सवाल है। सवाल यह है कि यदि x + y = 2z है, सवाल में आपको ये शर्त दी है x + y = 2z, तो आपसे पूछा है z/x - z प्लस z/y - z की वैल्यू क्या होगी।
इस सवाल में एक इक्वेशन है, एक ही समीकरण है, और इस सवाल में 3 वेरिएबल्स हैं, 3 चर इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्स वाई और जेड। एक इक्वेशन, एक समीकरण देके 3 वेरिएबल दिया, यानी कि आपके पास 2 वेरिएबल, एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल निकलता है, 3 वेरिएबल, आपके पास 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, आपके पास 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं। मेरे पास 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा में, तो मैं अपनी मर्जी से 2 वेरिएबल को कुछ भी रख सकता हूं, मैं अपनी मर्जी से 2 वेरिएबल को कुछ भी रख सकता हूं जो मुझे पसंद आए। लेकिन मैंने क्या सीखा, मैंने बोला जितने वेरिएबल एक्स्ट्रा उतने को आप घुमा सकते हो, यहां 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, 2 वेरिएबल को कुछ भी रख सकता हूं। लेकिन मैंने आपको सिखाया कि सबसे पहले एक वेरिएबल को जीरो करो, सबसे पहले एक वेरिएबल को जीरो करो। मैंने क्या किया मेरे दोस्तों, मैंने जेड को जीरो कर दिया, मैंने जेड को जीरो पुट कर दिया। मैंने जैसे ही जेड को जीरो पुट किया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का एक्स। मैंने जेड को जीरो पुट कर दिया। अब जैसे ही मैं जेड को जीरो पुट करूंगा, जीरो, तो हो जाएगा 0/x। जेड को जीरो पुट करूंगा तो हो जाएगा 0/x, 0/x, 0। जेड को जीरो पुट करूंगा हो जाएगा 0/y, 0। 0 + 0 0 आंसर हो जाएगा। 0 को 0 के अलावा किसी नंबर से भाग दोगे ना, 0 ही आएगा। विश्वेंद्र जी जो आप कह रहे हैं वो भी सही है कि x को 0 पुट कर लो, y को 2 रख लो, z को 1 रख लो, लेकिन ये और आसान है। नियम कायदे पे चलो ना, कि सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 बनाओ, ठीक है भाई। सवाल अब भी औकात में ना है तो दूसरे वेरिएबल को 0 बनाओ मेरे प्यारे दोस्तों। 0 को अगर 0 से भाग दोगे तो अनडिफाइन होगा, लेकिन मेरे दोस्तों 0 को 0 के अलावा किसी नंबर से भाग दोगे तो 0 ही आता है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर आप किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो भी अनडिफाइन होता है, यानी कि 0 से भाग तो दे ही नहीं सकते। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, जैसे मैंने किया, केवल ये एक तरीका नहीं है, जैसे मैंने किया करने का ये एक तरीका नहीं है, आप और भी सोच सकते हो। एक भाई कह रहा सर तीनों को 1 रख लो, सर एक्स को भी 1 रख लो, वाई को भी 1 रख लो, जेड को भी 1 रख लो। ऐसे बालक के लिए मैं क्या कहूं, एक्स को 1 रखेंगे, वाई को 1 रखेंगे, 1 + 1 2, 2 बराबर 2 × 1 2। तीनों को 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 - 1 0 हो गया। तो बेटा 1/0 अनडिफाइन नहीं हो गया, ये 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। इसका मतलब यहां पे आप एक्स वाई जेड को 1 1 1 नहीं रख सकते, रख ही नहीं सकते मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, अगर आपने एक्स वाई जेड को 1 1 1 रखा है ना, कि 1 + 1 = 2 × 1 होता है सर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/0 बन जाएगा। और मैंने क्या सिखा कचरा लोग, कचरा डिपार्टमेंट, मैंने सिखाया कि वैल्यू पुटिंग करते समय कभी भी 0/0 1/0 नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम 1 1 1 नहीं रख सकते। रखने तो हम काफी कुछ पुट कर सकते हैं, है भाई। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स को 4 रख लो, वाई को 2 रख लो, 4 2 6 होता है, क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू 3 रख लो, 2 3 6 होता है। लेकिन आपका सवाल बड़ा हो जाएगा। मैंने सबसे पहले यही सिखाया कि वेरिएबल को 0 करो, 0 करने की कोशिश करो सबसे पहले। क्यों कि 0 करने से सवाल छोटा हो जाता है, हमारा मकसद सवाल को छोटा करना है। करने के तो आप सैकड़ों तरीके कुछ भी पुट करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो तरीका हम करेंगे जहां सवाल सबसे छोटा हो, जहां कुछ मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, ये वाला सवाल देखो, जैसे अगला सवाल ऐसा ही सवाल है यदि x + y = 2z है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। यदि x + y = 2z है तो इसका मान क्या होगा। सवाल में इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, एक्स वाई और जेड। अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो, अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को 0 कर देता हूं, मैं जेड को 0 पुट कर देता हूं। अगर मैं जेड को 0 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -x। यहां देखते हैं, मैं z को 0 पुट करूंगा तो देखिए 0 से 0, ये z 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। x/x क्या बचेगा 1, y/y क्या बचेगा 1, और 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। इस सवाल का आंसर 2 आ गया।
ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। एक बच्चा कहेगा ना सर मैं जेड को जीरो नहीं रखूंगा, सर मैं तो वाई को जीरो रखूंगा। सर आपकी बात क्यों माने, सर आपकी बात क्यों माने, हम तो अपने हैं, हम यूपी के दादा हैं। वाई को जीरो पुट कर देते हैं, वाई को जीरो। अगर मैं वाई को जीरो रखूंगा तो एक्स कितना आ जाएगा, 2z आ जाएगा। चलिए अगर मैं वाई को जीरो रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 0/-z, ये पूरा जीरो हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2z, एक्स के लिए 2z आएगी, 2z। और नीचे क्या आएगा, नीचे आ गया 2z - z, 2z में से z घटाऊंगा, z क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि कुछ भी करते रहो आंसर 2 से हिलेगा नहीं, आप कुछ भी करो आंसर 2 से हिलने वाला नहीं है, 2 ही आएगा। ठीक है, ये बताएं जल्दी से। एक और क्वेश्चन है, सही बहुत पॉपुलर है। यदि a प्लस बी बराबर 2c है तो इसका मान बताएं, a/a - c प्लस c/b - c। a प्लस बी बराबर 2c है तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पर c को जीरो पुट कर देता हूं। मेरा दिमाग तो ये चला कि मैं c को जीरो पुट कर देता हूं। c को जैसी मैं c को जीरो पुट करूंगा तो a प्लस बी जीरो हो जाएगा, a प्लस बी जैसी मैं c को जीरो पुट करूंगा तो a प्लस बी जीरो हो जाएगा। ये पूछे c को जीरो पुट करूंगा तो हो जाएगा 0/b जीरो, c को जीरो पुट करूंगा ये खत्म, क्या बचा a/a 1, 1 इसका आंसर आ गया। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। बोलेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर है 10, ये बताएं, करो। सवाल है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत बेसिक सवाल। सवाल में इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है। एक इक्वेशन वेरिएबल 3, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा, मैं अपनी मर्जी से 2 वेरिएबल को कुछ भी रख सकता हूं। सबसे पहले एक वेरिएबल को जीरो करो। सबसे पहले मैंने z को जीरो पुट कर दिया, मैंने z को जीरो पुट कर दिया। अब जैसे ही z को जीरो पुट किया x प्लस वाई जीरो आ गया, x प्लस वाई जीरो, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का x। z को मैंने जीरो पुट कर दिया, y की वैल्यू आ गई माइनस एक्स। z जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू माइनस एक्स। y की जगह माइनस एक्स रख दो, y की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3x² 3x² प्लस x², 4x²। नीचे y की जगह माइनस एक्स रखूंगा तो 2x² हो जाएगा। अब 4 को 2 से भाग देंगे, 4x² को 2x² से 2 इसका आंसर है, पहला ऑप्शन 2 करेक्ट है। कुछ करना ही नहीं, जो मैं बता रहा हूं केवल ये एक तरीका नहीं है, तरीके हैं 1 लाख इस सवाल को करने के, 1 लाख। ठीक है, पर हम वो रास्ता अपनाएंगे जो सबसे सुगम, सबसे छोटा हो मेरे दोस्तों को, सबसे इजी पड़े। ये करेंगे। 11वां सवाल बनाए। सवाल है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा। हालांकि ऐसे सवालों को बेसिक से भी किया जा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बेसिक से भी मैं बताऊंगा आपको, 1-2 क्वेश्चन सारे नहीं बताऊंगा, 1-2 ही बताऊंगा, a प्लस बी प्लस सी, लेकिन वो करनी नहीं है। इस सवाल में इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लो। मैं c को 0 पुट कर देता हूं। अब जैसे ही मैं c को 0 पुट करूंगा b की वैल्यू माइनस a आ जाएगी। अब c की जगह 0 पुट कर दूंगा तो b की जगह माइनस a, क्या हो जाएगा, a माइनस a 0 हो गया, 1/0 बन जाएगा ये। जैसे मैं c को 0 पुट करूंगा तो a प्लस बी भी 0 बन जाएगा, a प्लस बी क्या बन जाएगा, 0। और मैंने क्या बोला कि कभी भी 1/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, इसका मतलब मैं यहां पर 0 नहीं पुट कर सकता। अगर मैं किसी भी वेरिएबल को 0 करूंगा तो 1/0 बनेगा। जैसे मैंने c को 0 पुट कर दिया, c को 0 रख दिया तो a प्लस बी भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1/0 बन जाएगा। 1/0 तो बनना ही नहीं चाहिए, तो भाई मैं 0 नहीं कर पाऊंगा वेरिएबल को। जब मैं 0 नहीं कर पाऊंगा तो कुछ और कर लूंगा।
जब मैं वेरिएबल को जीरो नहीं कर सकता तो मैं दूसरा रास्ता, मैंने क्या सिखाया, अगर आप किसी वेरिएबल को जीरो नहीं पुट कर सकते तो वन पुट कर लो, है ना। तो एक काम करता हूं, मैं ए को वन रख लेता हूं, बी को वन रख लेता हूं, सी को -2 रख लेता हूं, ये आ जाए। ए को 1 रख लो, बी को 1 रख लो, सी को -2 रख लो, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 + 1 2, 1 - 2 माइनस का 1, ये -2 हो गया। ए प्लस सी माइनस का 1, ए प्लस बी आपका 2 हो गया, -1 की 2 में गुणा में -2, +1 अपॉन सी प्लस ए, सी प्लस ए हो जाएगा माइनस का 1, सी प्लस बी हो जाएगा -1, -1 गुणा -1 1 आ गया। अब -1/2, -1/2 मेरे दोस्तों, -1 1 -1 0, 0 आंसर है, सवाल का आंसर है 0। आंसर इसका 0 है, 1 नहीं, आंसर 0 है। नेक्स्ट, अगला सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने, 12 करेंगे जरा जल्दी से। सवाल है, यदि x + y + z बराबर 0 है तो इसका मान ज्ञात करें। x + y + z 0 है तो इसकी वैल्यू ज्ञात करें। बहुत फेमस सवाल है ये सब। सवाल को देखो, इक्वेशन है एक इक्वेशन है, वेरिएबल है 3 x y z। तो अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल को कुछ भी रख लो। मैंने z को 0 पुट कर लिया। मैंने जब z को 0 पुट कर दिया तो y कितना आ गया, -x। x + y 0 हो गया, y आ गया -x। अब z को 0 पुट कर देते, जैसे ही z को 0 पुट करोगे, ये 0 बटे 0 -xy, 0 बटे -xy 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। x² बटे x² 1, y² बटे y² 1, 1 + 1 2 आंसर है। 2 इस सवाल का आंसर बच जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल। आप बोलोगे सर मजा आया, क्या गजब का सवाल था। एक और सवाल लेंगे। सवाल नंबर आपके सामने बेटे 13, बनाओ जरा 13 नंबर क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से बनाना, फटाफट बनाएंगे सब। करा आपने? बी ऑप्शन बताने की कोशिश करें छोटे छोटे बालक। a + b + c बराबर 0 है। देखो सवाल में इक्वेशन ए के वेरिएबल 3 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं c को 0 पुट कर देता हूं। अब जैसे मैं c को 0 पुट करूंगा, मेरा b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a। ठीक है ना। अब यहां देखो, c को 0 करने से सब 0 हो गया, a सब 0 हो गया, a 0 हो गया, तो क्या बचा, a² बटे 2 a² 1/2, b² बटे 2 b² 1/2, 1/2 + 1/2 यानी कि 1। सवाल का आंसर 1 आ गया, बी ऑप्शन। अच्छा सवाल, आसान सवाल।
एक ही वेरिएबल को, दूसरे वेरिएबल को छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं एक को ही छेड़ के बना देता हूं। ज्यादा छेड़ाछाड़ी हानिकारक है सेहत के लिए, इसलिए मैं ज्यादा छेड़ता नहीं भाई। सवाल नंबर 14 बनाएंगे, करेंगे। बोला ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। बेसिक सवाल, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो अपन लोग क्या कर देंगे, यहां से सी को 0 पुट कर देते हैं, एक वेरिएबल 0 कर देते हैं, तो मेरे दोस्तों बी का मान क्या आ जाएगा, -a। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, तो मैं दो वेरिएबल को खेल सकता हूं। पहले मैं एक वेरिएबल को 0 करा, सी को 0 करा, सी को 0 करने से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब बी की वैल्यू -a, बी की जगह -a रखूंगा तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब बी की जगह -a रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 6a स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 6। बी की जगह -a रखूंगा तो a में से -a घटाएंगे 2a, 2a का स्क्वायर 4, 4 एक 5 और एक 6, 6 स्क्वायर हो गया। अब 2/6 क्या आ गया, 1/3। तो सवाल का आंसर है 1/3, सी ऑप्शन 1/3 आंसर है। ठीक है जी। कितने बड़े बड़े सवाल हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ रहा, कोई बेसिक की जरूरत नहीं है, धड़ाधड़ होते जा रहे हैं, ये बताएंगे। सवाल नंबर है 15, करेंगे भाई साहब। 15 नंबर क्वेश्चन करो, जैसे बनाएंगे। दिख रहा है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा, ये आपके सामने सवाल है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसका मान क्या होगा, फटाफट फटाफट आपको बताना है। लिसन केयरफुली करेंगे, केयरफुली लिसन करेंगे कि भाई अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हुआ मेरे प्यारे बेटे, एक इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, तो मैं सी को 0 कर देता हूं। अब सी को अगर मैं 0 करूंगा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a आ जाएगी, यहां रख दे। सी की जगह 0 रखूंगा, 0 हो जाएगा। अब बी की जगह हम -a रखूंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाऊंगा क्या बन जाएगा, 1/0, तो बटे 0 बन गया। और मैंने क्या सीखा है, बटे 0 नहीं बनना चाहिए, यानी कि वेरिएबल को 0 करने से बटे 0 बनना है, तो मैं 0 नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, मैं वेरिएबल को 0 नहीं कर सकता। जब 0 नहीं कर सकता तो कुछ और पुट कर लो, मैं a को 1 रख लेता हूं, मैं b को भी 1 रख लेता हूं, मैं c को -2 रख लेता हूं। a को 1 रख लेते हैं, b को भी 1 रख लेते हैं, c को -2। देखो ना, 2 -2 0 हो जाएगा। जब 0 नहीं कर सकते, मेरी मजबूरी है, 1 1 -2 रख लो। ये बताओ क्या बन जाएगा भाई, 1 + 1 और ये -4 है, -2 हो गया, प्लस ये क्या आएगा मेरे दोस्तों, आएगा मेरे दोस्तों ये b स्क्वायर a स्क्वायर कट जाएगा, ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1/4 प्लस ए भी कट जाएगा मेरे दोस्तों, ए भी बराबर बराबर है, तो सी क्या है, -2 का स्क्वायर 4। अब 1/4 प्लस 1/4 आधा, आधे में से -आधा घटाएंगे 0, तो इस सवाल का आंसर 0 ही आ गया, डी ऑप्शन आंसर है, डी 0 आंसर है। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक समझ में आया, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं छे। सवाल नंबर है 16, बनाए। बोला है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सवाल में इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, सबसे पहले मैं c को 0 पुट कर देता हूं, देखते हैं मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर मैं c को 0 पुट कर देता हूं तो b क्या आएगा, माइनस का a, c को 0 पुट करने से ये 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या, b की जगह -a है तो a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 2 हो गया, 2 दूनी 4 a की पावर 4। नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों, नीचे आ जाएगा b की जगह -a का स्क्वायर a स्क्वायर गुणा a स्क्वायर a की पावर 4, a की पावर 4 कट गया, क्या बचा 4, 4 इस सवाल का आंसर है, 4 आंसर है, डी ऑप्शन। अच्छा सवाल है डी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 17, ये बताओ जल्दी से करो।
इस सवाल को आप करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। आप मुझे करके बताओ इस सवाल का आंसर, जल्दी से करके बताओ। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर आप यहां किसी वेरिएबल को 0 करोगे, सपोज आपने c को 0 कर दिया तो b आ जाएगा माइनस ए। सी को 0 कर दिया, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 0 बन जाएगा, नहीं रख सकते। तो यहां पे आपकी परेशानी है कि आप किसी वेरिएबल को 0 नहीं कर सकते। अगर आपने किसी भी वेरिएबल को 0 करा तो 1/0 आ जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। तो भाई इस सवाल को अगर सॉल्व करना है तो ए को 1, बी को 1 और सी को -2 पुट करना पड़ेगा। ए की जगह 1 रख लीजिए, बी की जगह 1 रख लीजिए, सी की जगह -2। आपको ये पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। आप ऐसे रख लो कि ए को 2 रख लो, बी को -1 रख लो, सी को -1 रख लो। भाई 2 - 2 अब भी तो 0 होता है, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। बताएं, जल्दी से करके बताओ क्या आंसर है। वेरी गुड श्वेता, बिल्कुल सही, -3 सवाल का आंसर आएगा, -3। ठीक है जी, -3 सवाल का आंसर आएगा ना। अब इस सवाल को मैं बेसिक से बता देता हूं, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बताऊंगा कि ऐसे सवालों की अप्रोच क्या होती है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने की बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, ट्रेडिशनल। सवाल में आपको a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, आपसे पूछा है, आपसे जो है ये पूछा है। अब जैसे भाई ऊपर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, बताओ ये कैसे आएगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी और सी प्लस चाहिए, ए माइनस चाहिए। आपको सवाल में ये दिया, आपको सवाल में दिया क्या है, आपको सवाल में दिया है ये। अब लॉजिकली सुनिएगा, बी और सी प्लस चाहिए, ए माइनस, तो मैं क्या करता हूं, ए को उधर ले जाता हूं, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ए उधर ले जाएंगे तो ए माइनस का हो जाएगा। अब दोनों तरफ से स्क्वायर करो, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और बराबर राइट साइड में -a का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 2bc आ जाएगा, माइनस का 2bc आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मेरे प्यारे में मुझे पता चल गया कि इसकी जो वैल्यू है वो माइनस का 2bc है, इसकी जो वैल्यू है वो माइनस का 2bc है, माइनस का 2bc। आप बोलोगे हाँ जी सर माइनस का 2bc, ठीक है। तो मुझे इनका मान निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे ना इसका मान निकालने की जरूरत है ना इसका मान, बिल्कुल ऐसे ही। और ये 2b स्क्वायर है, ये 2c स्क्वायर है। जब मैंने इसको सॉल्व किया, होमोजीनियस फंक्शन ही तो है, तो इसको इसकी वैल्यू आई है माइनस का 2bc, -2bc मतलब इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा -2। यहां भी आएगा इन दोनों की गुणा, सेम टू सेम इनकी भी वैल्यू आएगी माइनस का 2ac। अगर मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू भी आना चाहिए, इन दोनों की गुणा माइनस का 2ab, है ना। तो बार बार हर किसी टर्म में हिसाब लगाने की जरूरत नहीं, एक में हिसाब लगा लिया अच्छे से कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है 2bc, 2bc मतलब इन दोनों की गुणा, पॉजिटिव वालों की गुणा और -2, ये हो जाएगा। ये आ गया, आप देखो 2 2 कट तो कट ही जाएगा, 2 2 तो कट ही जाएगा, माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लेंगे, एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, बीसी एसी ए बी का एलसीएम क्या आएगा, एबीसी, एबीसी एलसीएम आएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ऊपर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें नहीं। आपने अलजेब्रा में कंसेप्ट पढ़ा होगा, 9वीं क्लास में ना पढ़े हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर 3 संख्याओं का सम 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab। कितने बच्चों ने पढ़ा, ये सिंप्लीफिकेशन में भी होता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है ना। a प्लस बी प्लस सी सवाल में आपको 0 दिया है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है। आगे के सीट का कंसेप्ट है, आखिरी शीट का। एबीसी से भाग देंगे कट जाएगा, क्या बचेगा, -3, -3 इसका आंसर आएगा, -3। ये इस सवाल का बेसिक था, और मैंने अभी तक आपको जितने भी सवाल कराए ना उन सभी का बेसिक ऐसा ही है, पिछले सभी सवालों का बेसिक लगभग ऐसा ही है। इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, जब टाइम बहुत ज्यादा लगेगा तो टाइम को कम करने के लिए, जल्दी करने के लिए हम वैल्यू पुटिंग का इस्तेमाल करते हैं।
नहीं विश्वेंद्र जी, ठीक है ना, बोलो, सभी को समझ में आ गया। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच तो आप कर लोगे, जुगाड़बाजी है बेसिकली एक तरीके से, ठीक है, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगेगा, समय जल्दी से सवाल हो पाए इसलिए हम वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट लगाते हैं। 2 सवाल और करेंगे, 18 19 जल्दी बताएंगे। सवाल नंबर 18, इसका क्या आंसर है, फटाफट करो, जल्दी जल्दी करेंगे सब लोग। ने विश्वेंद्र जी, सवाल है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s तो इसका मान क्या होगा। देखो, अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम है और वेरिएबल ज्यादा हैं तो हम वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। वैल्यू पुटिंग लगाते समय वेरिएबल्स को जीरो करने की कोशिश किया करो सबसे पहले। जीरो करने से फायदा क्या है, सवाल छोटा हो जाता है। और मैंने यह भी बताया कि उस वेरिएबल को जीरो करो जो सबसे ज्यादा आता हो, जो सबसे ज्यादा परेशान करता हो, जो सबसे ज्यादा सवाल में भटक रहा हो। a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, आतंक है s का, तो भाई अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है तो मैं s की वैल्यू को जीरो पुट कर देता हूं। जैसे ही मैं s का मान जीरो पुट करूंगा ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। क्या बचा, ये बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा। नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, कट गया, क्या बच गया, 1 आंसर आ गया। ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कट कुटा के 1 आ गया। तो मुझे कुछ आगे सोचना नहीं पड़ा है, मैं उससे बच गया कि अगर मैं ये करता कि मैं a को रखता हूं 2, बी को रखता हूं 2, सी को रखता हूं 2, 2 2 4 2 6 हो गया, एस को रखता हूं 3, 2 3 6, फिर मैं यहां वैल्यू रखता हूं, वो मुझे नहीं करना पड़ेगा। एक स्टेप में मैंने सॉल्व कर दिया सवाल। आखिरी क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 19। जी बच्चों, ये सवाल लेटेस्ट सीडीएस के पेपर में आया है, करके बताएं, लेटेस्ट सीडीएस के पेपर में बनाओ। बिल्कुल चैतन्य जी, बोला है यदि 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी है, यदि 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी है तो एस स्क्वायर प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस बी एस माइनस सी प्लस एस माइनस सी का मान क्या होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है तो छोटे बालक की तरह आप यहां क्या कर दो, सबसे पहले s को जीरो पुट कर दो। कि जैसे एस को जीरो पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, क्या बचेगा, ये बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन। बताओ, इससे जल्दी सॉल्व को करने का कोई तरीका पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ठीक है भाई, मजा आया, कैसा लगा, अब इसका इस्तेमाल करना सीख रहे हो कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं, इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा बच्चा जी। बाय।